जलसा करके वापस चले जाना और शायद इनका अल्टीमेटम देना ये ऑन गारंटी हुआ है, वो माने या ना माने। और अश्योरेंस ऐसे बंदे ने दी है जिसकी बात खान साहब टाल ही नहीं सकते थे। कुछ ही देर पहले इमरान खान साहब की आप न्यूज कॉन्फ्रेंस देख रहे थे पेशावर से, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर वो बैठ जाते धरने में तो खून खराबा होता, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने तमाम तर डील्स, तमाम तर चीज़ों के हवाले से तरदीद भी कर दी है। और फिर दोबारा से उन्होंने कहा कि जब ऐलान न हुआ अगर 6 दिन में, तो वो दोबारा पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद की जानिब जा सकते हैं। तो मामला जहां पर ख़त्म हुआ था वो बज़ाहिर ख़त्म नहीं हुआ है, वो एक पॉज हम कह सकते हैं वो है। और इमरान खान साहब अपनी उसी बात पर कायम हैं कि जो उन्होंने अपने तकरीर के दौरान की है कि 6 दिन का वक्त दिया है और जून के आगाज़ में उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। मज़ाकरात के हवाले से उन्होंने भी ये कहा कि मज़ाकरात के लिए तैयार हैं, दरवाजे खुले हैं। यही बात कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की थी जब वो असम्बली में खिताब कर रहे थे मज़ाकरात के हवाले से, बल्कि कमेटी के हवाले से भी उन्होंने ये बात की थी कि वो भी बनाई जा सकती है। एक जानिब तो कमेटी जिसने गुफ्तगू भी की, जिसमें कल प्रोग्राम में भी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कह गए कि पाकिस्तान मुस्लिम नून, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, वो इस बात पर बड़ी सेहतमंदाना गुफ्तगू हुई है कि वो तैयार भी हैं, लेकिन जो तैयार नहीं है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो नहीं चाहती कि इलेक्शन की जानिब जाया जाए। सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तर्जयकार जमील फारूकी साहब। बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब आपके वक्त का। एक जानिब तो वो सारा अमल आपने देखा जो एक खैबर पख्तूनख्वा से, क्योंकि आप वहाँ से मौजूद थे, तो रैली की सूरत में, एहतजाज मार्च की सूरत में, बल्कि वो इस्लामाबाद आया, फिर जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, और सबसे अहम इमरान खान साहब का ऐलान, 6 दिन का वक्त देना, धरने को ख़त्म करना, और आज फिर जो उनसे मंसूब की जा रही थी बातें उसकी तरदीद करना। तो अब मामला तो वहीं खड़ा नज़र आ रहा है कि जहाँ से शायद ख़त्म हुआ था, कि उनका मुतालिबा भी वहीं है और हुकूमत भी वहाँ पर मौजूद है। तो क्या इस सूरत हाल में आप आगे का लाए अमल देख रहे हैं? देखें, आप और हम जो देख रहे होते हैं ना बादियों नजर में, वो दरअसल कुछ और होता है और बैक एंड पे जो डिस्कशन होती हैं वो कुछ और होती हैं। दुनिया का कोई भी सियासतदान जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता हो, खासतौर पर तीसरी दुनिया के ममालिक में, वो ये एडमिट ही नहीं करेगा कि उसकी कभी कोई बैकडोर डील हुई है। क्या नवाज शरीफ साहब ने कभी एडमिट किया कि वो किसी बैकडोर डील के तहत लंदन गए? क्या नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त एडमिट किया था जब वो मुशर्रफ साहब को NRO साइन करके देकर निकल गए थे और उनकी कोई डील हुई थी? क्या अभी एहसन इकबाल साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने ये एडमिट किया कि वो किसी बैकडोर डील के तहत हुकूमत में आए हैं? क्या खान साहब ये एडमिट करेंगे कि किसी वो बैकडोर डील के तहत वापस चले गए और उन्हें अल्टीमेटम दिया? तो सियासतदान जब अपने मुंह से मान लेगा तो उसकी सियासत तो कहीं नहीं रहती, क्योंकि पूरी दुनिया यही समझेगी ये एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में खेलने वाले सारे लोग हैं। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट एक इंटेग्रल पार्ट होती है किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप का, और हमारे भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का अपना रोल है। तो खान साहब माने या ना माने कि उनकी डील हुई है या उनकी डिस्कशन हुई है नहीं हुई है, लेकिन उनके जो सीनियर लीडरशिप उनके साथ मौजूद रहती है इस बात को मान रही है कि उनकी टॉक्स हुई है। शेख रशीद बार इजहार कर चुके हैं कि हमारे मुख्तदर हलकों के साथ राब्ते हुए हैं और 31 से पहले गवर्नमेंट जाने लगी है। तो ये ऐसे तो नहीं कोई बात कर देता होता। तो खान साहब कभी अपने मुंह से नहीं मानेंगे, लेकिन उनका यहां से वापस जाना, यानी डी चौक पहुंचे बगैर यहां से वापस जाना और छोटा सा एक जलसा करके वापस चले जाना और शायद इनका अल्टीमेटम देना, ये ऑन गारंटी हुआ है, वो माने या ना माने। और अश्योरेंस ऐसे बंदे ने दी है जिसकी बात खान साहब टाल ही नहीं सकते थे। अच्छा। खान साहब इस बात को टाल ही नहीं सकते थे कि वो उसकी बात को इग्नोर करके वो अपने प्रोटेस्ट को या सिट इन को कंटिन्यू करें। एक तरफ बड़ा वाइज डिसीजन है, लोग वैसे बड़े परेशान, पानी खाने की चीजें कुछ नहीं थी, ऊपर से एक्सपायर्ड शेल फायर हो रहे थे, तो उनका फैसला बड़ा वाइज है। लेकिन आप और हम अगर ये उनकी बात मान लें, गो के सियासतदान सियासत अपने एंड पे करता होता है, वो कभी दुनिया के सामने अपने आप को लेट डाउन नहीं होने देंगे कि मेरी किसी से डील हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो आज मज़ाकरात की बात इमरान खान साहब कल कर रहे थे, वज़ीर आज़म मज़ाकरात की बात, तो फिर अंदर खाते मज़ाकरात जो चल रहे थे वो अब सामने आकर भी फिर मज़ाकरात के मामलात चल सकते हैं। लेकिन जो 31 मई की आप बात करें कि शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं या मामलात, तो फिर क्या 31 मई या चलें 10 जून का बजट है, बजट के बाद तक फिर हुकूमत ऐलान करती हुई नजर आ रही है कि आइंदा इलेक्शन में जाया जाए? देखें, डेडलॉक की सिचुएशन नहीं है। डेडलॉक होता है तो खान वापस नहीं जाते, खान साहब वापस नहीं जाते। लोगों को बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट भी हुए हैं इस चीज से, लेकिन फैसला उनका बहरहाल अच्छा है। डेडलॉक कोई नहीं है। अब
ना तो हुकूमत मान रही है। कल शहबाज शरीफ साहब का पार्लियामान में आपने क्या खिताब सुना, आपने खुद सुना कि उन्होंने कहा कि डिक्टेशन हम नहीं लेंगे खान साहब से। अब आप अंदाजा कीजिए कि बैरूनी कुव्वतों की डिक्टेशन के ऊपर पाकिस्तान में ताकत के जरिए हुकूमत बनाने वाले इस मुल्क के एक शख्स को कह रहे हैं कि आप हमें डिक्टेट ना करें। डिक्टेशन में फर्क आप और हमें कर लेना चाहिए। ना वो मान रहे हैं ना ये मान रहे हैं। और अगर ये दोनों मान जाए तो पब्लिक कैसे इस चीज को अंडरस्टैंड करेगी कि पॉलिटिक्स हो रही है? फिर तो हमें सब गुडी गुडी नजर आएगा। चाहे 31 मई हो या 10 जून हो, अगले 2-3 हफ्ते के अंदर डिसाइड हो जाना है। और जिन्होंने जो रिफॉर्म्स को वापस करना था, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, आपको पता है कल एक बिल मंजूर हुआ, जल्दी में वो करना चाह रहे हैं ये हुकूमत, क्योंकि उनके पास टाइम कम है, उनको भी गो हेड और इसका मैसेज उनको मिल चुका है। 19 तारीख को 19 मई को ये डिसाइड हो चुका था कि हुकूमत तहलील करने लगी है असेंबली। 19 तारीख को इस बात का इज़हार कल शाह महमूद कुरैशी ने एक टेलीविजन शो में किया है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम राब्ते में थे। असद कैसर साहब भी कह चुके हैं कि हम स्पीकर अयाज सादिक साहब से राब्ते में थे। तो इसका मतलब है उनसे ये पॉलिटिकली राब्ते में थे, और जिनसे मुख्तदर कुव्वतों से राब्ता होता है उनसे अलग गारंटियर कौन है, ये आप और हम, हमारे लिए सवालिया निशान रहेगा। लेकिन मेरे नॉलेज में मैं इस वक्त डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बहुत स्ट्रॉन्ग गारंटियर है जिससे खान साहब, जिसके ऊपर मुकम्मल यकीन रखते हैं। अब ये सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन अगले आने वाले 6 दिन से पहले मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसी बात निकलेगी जिससे अनाउंस हो जाएगा। बहुत सारी बातों से आप बाखबर होते हैं, आप शहर इक़्तिदार में हैं, बहुत से लोगों से मिल रहे हैं। जो आपने बात की कि इमरान खान साहब करके गए हैं मामलात और बड़ी गारंटी के साथ, लेकिन वो जो गारंटी है क्या वो दूसरी जानिब, यानी कि जो हुकूमत इत्तेहादियों की मिलकर हुकूमत है, उनके लिए भी वो गारंटर काबिल कबूल है, दोनों जानिब से हैं? तो फिर ये इसका मतलब है इतने वो आम शख्स हैं कि दोनों जानिब वो मना भी रहे हैं, दोनों जानिब से चीज़ें डील भी कर रहे हैं और दोनों जानिब से लोगों को अपने साथ भी लेकर चल रहे हैं। देखें, मुदस्सिर सालिस या अंपायर जो होता है ना, वो किसी को अगर गारंटी करता है ना, अपनी जात की बुनियाद के ऊपर नहीं करता, अपनी जात के बिहाफ पे नहीं करता, वो दूसरी पार्टी के फरीक के बिहाफ पे करता है कि उस फरीक से मेरी बात हो चुकी है, आपसे मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है गारंटियर या अंपायर से मुतालिक। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, खान साहब के साथ कई दफा हाथ हो चुका है और हाथ उनके साथ भी हो चुका है जो गवर्नमेंट में बैठे हैं। अब आप देखिए शहबाज शरीफ साहब भी जो गारंटियर थे ना नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के, तो उनकी जमानत पे स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया गया है, आज तक वो गारंटी पूरी हुई। अब तो भाई है कि वो मतलब क्यों वापस नहीं आ रहे? तो ये सारी चीजें डिफरेंट हमें नजर आ रही होती हैं, अपेरेंटली अंदर से कुछ और होते हैं। कार्ड बड़ा वाइज प्ले किया है खान ने। ये मैं आपको बता दूं कि 6 दिन वाला जो अल्टीमेटम है, उनको पता है 6 दिन में नहीं तो कम से कम 12 दिन के अंदर ये मामला हो जाएगा। और एक और बात बड़ा मैं क्लियरली आपके सामने रख रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये वाली हुकूमत जो 30 रुपए का बैगेज कल ले चुकी है पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे का, वो नए बजट को अनाउंस करके अपने कंधे के ऊपर इतना बड़ा बोझ शायद ना ले। ये मेरा एनालिसिस है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। ये सारा बोझ इंटरम सेटअप के ऊपर जाना चाहिए और शायद हो सकता है उन्हीं के ऊपर जाए। इतना बड़ा बोझ अपने ऊपर लेकर इलेक्शन की तरफ जाते हुए मुझे नजर नहीं आ रही। सही। अच्छा, एक चीज मैं जमील साहब आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले खबर भी आ गई है, मैं चाहूंगा उस पर भी आपका एनालिसिस लिया जाए। खबर यह है कि इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का आज कौम से 8 बजे खिताब होगा। ये पहला खिताब है वज़ारत उज़्मा में आने के बाद जो कौम से बाकायदा तौर पर वो खिताब करेंगे। बड़ा अहम मामला एक जानिब तो कल रात का ये ऐलान हो गया कि 30 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है, और वो पेट्रोल महंगा होने से पहले कल एक तवील तकरीर भी उन्होंने की थी और उसमें उन्होंने गरीबों के हवाले से खासी लंबी चौड़ी बात की थी ऐवान में। और क्योंकि ऐवान में की जाने वाली तकरीर बड़ी अहम होती है, लेकिन उसके बाद चंद ही घंटे गुजरे और ऐलान कर दिया गया कि पेट्रोल 30 रुपये महंगा हो गया। और लेकिन आज वो खिताब कर रहे हैं, उनका खिताब अहम है, और वो अपनी 1 साल 2 माह की हुकूमत जो रहती है, यानी कि असम्बलियों की मुद्दत, उसके हवाले से होगा या वाकई किसी इशारा देंगे कि इलेक्शन के ऊपर मामलात हैं। तो ये क्या समझते हैं कि जो इतना बड़ा फैसला हुआ है जमील फारूकी साहब, 30 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत पर कीमतें जो बढ़ी हैं, इसमें कोई कौम को एतमाद में लेना है, मसाइल से आगाह करना है, पिछली हुकूमतों पर मलबा डालना है, या वाकई कोई आगे की रास्ता दिखाते हुए कोई इशारा किनाया दिया जा सकता है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि इलेक्शन मामलात शायद जल्द हो जाएं? जो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहे थे कि इंटरिम गवर्नमेंट में डालने की कोशिश होगी, तो आज के खिताब को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आज अगर 5 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया होता तो शायद मैं कहता कि वो असेंबली तहलील करने की बात करेंगे। लेकिन कल जो उन्होंने खिताब किया है उसमें जो उन्होंने मुश्किलात का रोना रोया है, यकीनन आज के खिताब में भी शहबाज शरीफ साहब शायद वो वाहिद शख्सियत हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो चाह रहे हैं
जाती हैसियत में, उनकी पार्टी की बात नहीं कर रहा, वो चाह रहे हैं कि मुझे वजारत उज़्मा मिली है तो मैं कंटिन्यू कर लूं, हो सकता है आने वाले वक्त में ये वाला मौका मुझे ना मिले, मौका तो उनको बड़ी मुश्किल से मिला है तो वो इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे, लेकिन उस मौके के अवेल करने के वो पूरी पार्टी का मैंडेट खो देंगे। ये बहुत बड़ा अलमनाक सानिया होगा PMLN के साथ। एक तरफ जरदारी साहब ने हाथ किया है इनके साथ, दूसरा अपना बड़ा छोटा भाई हाथ कर रहा है, तो बहरहाल वो आज के मुश्किलात रखेंगे और प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर अपना सारा पैकेज डालेंगे और कहेंगे मैं तो उनके नुकसानात उठा रहा हूँ और मैं आगे कर रहा हूँ। और हालत देख लीजिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आप और हम सबको क्या दिखाया था कि महंगाई खत्म करने के लिए हम महंगाई मुकाओ मार्च कर रहे हैं, जब हम हुकूमत में आएंगे तो ये महंगाई नहीं होगी। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि 150 रुपए लीटर वाला जिनको महंगा लग रहा था, और हमें भी लग रहा था, प्रोग्राम किए, बहुत क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को कि 150 का पेट्रोल कैसे हो गया, इन्होंने एक झटके में 30 रुपए बढ़ा दिया। और मैं आपको बता देता हूं, अगर बजट ये लोग पेश करते हैं, अमल तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब ने जिद लगाए रखी और उन्होंने बजट पेश किया अपनी गवर्नमेंट के अंदर, तो ये पेट्रोल आपको 250 तक जाता हुआ नजर आएगा। ये IMF की बुनियादी शर्त है। और जब इंडिया के अंदर प्राइसेस कम हो रही है पेट्रोल की, बांग्लादेश के अंदर कम हो रही है, पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है, ये अफसोसनाक है। और ये वो लोग हैं जो आज से 2 महीने पहले तक ये रोना रो रहे थे कि खान साहब पैसे क्यों बढ़ा रहे हैं। खान साहब ने सब्सिडाइज किया था तो करें आप सब्सिडाइज। और एक और इकोनॉमिकल साइंटिस्ट हमारे सामने मौजूद है, मिफ्ता इस्माइल साहब, वो कहते हैं पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो डॉलर जो है तो कमजोर हो गया, रुपए की कदर बढ़ेगी। ये दुनिया का पहला इकोनॉमिक साइंटिस्ट मैंने देखा है, इकोनॉमिस्ट देखा है मैंने, जो इस तरह से बात कर रहा है, मतलब मेरी समझ से बाहर है। हालांकि दुनिया भर में, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज क्यों ना हो, वहां पर पेट्रोलियम प्राइसेस से बाकी तमाम चीजों की प्राइसेस को गेज किया जाता है। और ये पहला शायद मुल्क है जहां पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने के बाद ये दावा किया जाता है कि ऐसा होगा। आप देखिए, रात 12 बजे से इतलाक होना था, 9:30 बजे उन्होंने अनाउंस किया और रात 10 बजे से पेट्रोल नाजायज हो गया और रेट उसका 180 फिक्स हो गया। ये अफसोसनाक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।